नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को सुलाया मौत की नींद, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपको झटका, 8 विधायक समेत कई नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा, दिल्ली के चुनावी माहौल में मची हलचल। कल महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान, उमड़ने लगे श्रद्धालु। बसंत पंचमी के लिए संगम घाट पर 28 नए स्ट्रेटेजिक पॉइंट। कल शनिवार को करीब 2 करोड़ लोगों ने किया स्नान। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में एक इंसास राइफल और एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगल में उस समय शुरू हुई जब राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्यबल सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो एक्शन के साथ नक्सल विरोधी अभियान पर निकले हुए थे। उन्होंने बताया कि इलाके में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों के पश्चिम बस्तर संभाग के कैडरों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में 50 नक्सली मारे जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार पिछले साल राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपके 8 विधायक और कुछ पूर्व और वर्तमान पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। निगम पार्षदों में मुख्य नाम अजय राय का सामने आया है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली के चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है और पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके जिन प्रमुख नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है उनमें कई दिग्गज विधायक शामिल हैं। नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर में बदलाव आ सकता है। इनके साथ ही कई अन्य पूर्व और वर्तमान पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता वैजयंत पांडा ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है और चुनाव के 3 दिन पहले इतनी बड़ी संख्या में विधायक, पार्षद और पदाधिकारीगण आपदा से मुक्ति पा गए हैं और अब दिल्ली की आपदा से मुक्ति पाने की बारी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट पार्टी में सबका स्वागत है और हम दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए हैं और जल्द ही भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व कल सोमवार को है और सोमवार को एक बार फिर आस्था का जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। काली मार्ग, बाल समेत मेला क्षेत्र के प्रमुख मार्गों और संगम की तरफ आने वाली सड़कों पर दोपहर से ही स्नानार्थियों की कतार लंबी होने लगी थी और देर रात तक लोगों के आने का क्रम जारी रहा। 2 दिनों की राहत के बाद आज रविवार से फिर आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व सोमवार को तो 4 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान की उम्मीद जताई जा रही है। कल शनिवार शाम से ही इसकी झलक भी दिखने लगी थी और संगम आने वाले मार्गों पर स्नानार्थियों का रेला दिख रहा है। इसका अनुमान प्रशासन को भी है और इसे ध्यान में रखते हुए तैयारियां भी की जा रही हैं। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन तो सभी रिकॉर्ड टूट गए थे और करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। ऐसे में अब कल बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व पर एक बार फिर भारी तादाद से जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई गई है और इसके तहत संगम घाट पर 28 स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाए गए हैं। इन पॉइंटों पर पुलिस के साथ ही आरएएफ और पैरामिलिट्री के जवानों की संयुक्त टीम इन पॉइंटों पर तैनात की जा रही है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने और इसकी अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाले खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन पर दर्ज सभी एफआईआर का ब्यौरा सौंपने के आदेश दिए हैं। अमृतपाल के साथियों सरबजीत सिंह कलसी, गुरमीत गिल और पपलप्रीत सिंह और अन्य ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ एनएसए लगाने की कार्रवाई असंवैधानिक कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से की गई है। उनके खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं बनता जिसके आधार पर उन्हें निवारक हिरासत में रखा जाए। उन्हें न केवल 1 साल से अधिक समय तक निवारक हिरासत में रखा गया बल्कि पंजाब से दूर हिरासत में रखकर उनकी स्वतंत्रता को भी छीना गया। पंजाब सरकार ने कहा कि अमृतपाल के साथियों की हिरासत राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सरकार का दावा है कि अमृतपाल के साथी जेल में रहते हुए भी अलगाववादियों के संपर्क में थे, इसलिए उनकी हिरासत बढ़ाना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि हिरासत के आधार में जिन एफआईआर का उल्लेख किया गया है उनमें याचिकाकर्ताओं का आरोपी होना स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और
जस्टिस सुमित गोयल की बेंच ने अमृतसर और मोगा के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं पर दर्ज सभी एफआईआर का पूरा ब्यौरा सौंपे और यह स्पष्ट किया जाए कि हिरासत के लिए जिन मामलों के आधार बनाया गया है उनमें याचिकाकर्ता आरोपी हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आपके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी में नई दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले का जिक्र किया। केजरीवाल ने चिट्ठी में मांग रखी है कि नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं और चुनाव आयोग आप कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड किए जाएं और हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को नई गति देगा और हरियाणा को भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड और ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर कर दी गई है। साथ ही धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। इस बजट से हरियाणा को भारी लाभ होगा क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बजट ये देश के गरीब, ये देश के युवा, ये देश के अन्नदाता, ये देश की नारी के सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार के लिए, किसान को खुशहाली की तरफ ले जाने वाला बजट और गरीब का उत्थान करने वाला बजट। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल का बजट दिया है, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। मुझे खुशी है कि यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कपास के किसानों को भी 5 लाख रुपए तक कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा निर्णय इस बजट के अंदर लिया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए भी इस बजट के अंदर क्रेडिट सीमा 5 लाख रुपए तक करने से छोटे व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। इस निर्णय की भी मैं प्रशंसा करता हूं। नए उद्योगों को 2 करोड़ रुपए तक, एमएसएमई को 10 करोड़ रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराने के नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के साधन अवसर पैदा होंगे। इसकी भी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम के समय कोहरा बढ़ने लगा है, जबकि कई राज्यों में अभी घना कोहरा छाया हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 3 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है, जिसके चलते देश भर के 20 राज्यों में बारिश और घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी राज्यों में 7 फरवरी तक तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन सुबह और शाम को ठंडक बनी रहेगी। कल 3 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा और इसका असर जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 3 से 5 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छिटपुट से हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में बारिश, बर्फबारी और कोहरे का असर बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद 25% टैरिफ लगने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जवाब दिया है। पीएम ट्रूडो ने कहा कि हम भी अमेरिका को जवाब देंगे और हम $155 मिलियन मूल्य के अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाएंगे। मंगलवार से $30 बिलियन मूल्य के सामान पर यह टैरिफ लागू किया जाएगा, जबकि आने वाले 21 दिन में $125 बिलियन मूल्य के सामानों पर और टैरिफ लगाए जाएंगे। वहीं मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने से समस्याएं हल नहीं होती हैं। मेक्सिको टकराव नहीं चाहता और हम पड़ोसी देशों के बीच
सहयोग से शुरुआत करते हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं सीधे अमेरिकियों, हमारे सबसे करीबी दोस्तों और पड़ोसियों से बात करना चाहता हूं। यह ऐसा विकल्प है जो कनाडाई लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इस फैसले के अमेरिकी लोगों के लिए वास्तविक परिणाम होंगे। जैसा कि मैंने लगातार कहा है कि कनाडा के खिलाफ टैरिफ आपकी नौकरियों को खतरे में डाल देगा। पीएम ट्रूडो ने कहा कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक नया स्वर्ण युग की शुरुआत करना चाहते हैं तो बेहतर रास्ता कनाडा के साथ साझेदारी करना है, न कि हम पर टैरिफ लगाना। गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 7 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घटना से गुजरात के डांग की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मरने वाले लोग मध्य प्रदेश के निवासी थे और बचाव और राहत कार्य पूरा हो चुका है। पुलिस ने बताया कि गुजरात के डांग जिले में रविवार सुबह तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक निजी बस के गहरी खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना सुबह करीब 4:15 पर हुई, जब सापुतारा हिल स्टेशन के पास बस के चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और उन्होंने बताया कि बस में 48 तीर्थयात्री सवार थे और हादसे में बस क्रैश बैरियर को तोड़ते हुए करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से श्रद्धालुओं को लेकर गुजरात के द्वारका जा रही थी। पुलिस ने बताया कि बस में श्रद्धालुओं के मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिले के थे। उधर बिहार में भी मुजफ्फरनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो के पलटने से 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में मधुबनी 4 लेन के पास हुई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो पर सवार 9 लोग महाकुंभ से नेपाल लौट रहे थे। इस दौरान मधुबनी गांव के समीप 4 लेन पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में स्कॉर्पियो पर सवार 3 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। चालक के अलावा सभी एक ही परिवार के हैं और पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।